हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इंग्लिश का सेक्शन लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए सफिशिएंट है। इसी सेशन को अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट, एनवीएस, केवीएस या किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं ना, तो लैंग्वेज सेक्शन के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फटाफट हम इसे स्टार्ट कर देते हैं बिना वेट किए हुए। सबसे पहले टॉप में देखते हैं कि लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, लैंग्वेज डायरेक्टली आपको इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बातें कर रहे हैं। तो अभी देखिए सबसे पहले टॉप में हम देखते हैं बिना वेट किए हुए कि डायरेक्शन कुछ दिया है। डायरेक्शन बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 121 टू 128 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यही बोला है कि जो भी आपको क्वेश्चन 128 से 121 से 128 तक के क्वेश्चन है ना, इस पैसेज के बेस पर उसको आपको करने हैं, इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़कर। तो एक चीज़ हमारे लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम बहुत काफ़ी टाइम अगर देंगे पैसेज को पढ़ने पर ना, तो ये हमारे बहुत काफ़ी टाइम किलिंग होता है, टाइम बहुत काफ़ी वेस्ट करता है। ये पैसेज को हम पढ़ेंगे, फिर से अगर क्वेश्चन पे आते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है, फिर से उल्टे हमें पैसेज को देखना होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है कि जनरल इसके मीनिंग को हम समझ लेते हैं। पैसेज किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। देखिए, द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट। मतलब किसी दिन मैंने ग्रेटिफाइंग गिफ्ट को, संतोषजनक एक गिफ्ट मैंने पाया। आई वाज गिवन ट्री, मुझे गिफ्ट में ट्री मिला था। और अदर आई वाज गिवन हाफ अ डजन ऑफ ट्रीज, और करीब करीब हाफ डजन मुझे ट्रीज मिले थे गिफ्ट की तरह। हालांकि इस पैसेज को पूरा हम पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर पैसेज को पूरा पढ़ना शुरू करें ना, तो ये टाइम हमारा वेस्ट करता है, क्योंकि पैसेज को पढ़ने के बाद में फिर जब क्वेश्चन पे आते हैं ना, तो क्वेश्चन अच्छे से मैच नहीं करता है। डायरेक्ट फिर से हमें पैसेज को फिर से पढ़ना होता है। तो जितने सारे क्वेश्चन हैं उतनी बार अगर पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होता है। डायरेक्टली हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपको 121 नंबर जो दिया है ना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम देख रहे हैं। जनरल तरीके से पूछा क्या है कि व्हाट यूजुअली हैपेंस टू द गिफ्ट्स एज ही और सी रिसीव्स। यानी कि साधारण तौर पर क्या देखा जाता है कि कोई भी इंसान जब किसी गिफ्ट्स को पाता है, रिसीव करता है, तो जनरल तरीके से क्या होता है, वो क्या करता है। अब इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। अब देखिए, इसमें हम मिला रहे हैं, पैसेज में थोड़ा सा मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमने दिया था कि एस एन इवेंट आफ्टर सच इवेंट द स्पीकर इज यूजुअली, मतलब इसमें हम देखने वाले हैं कि कहाँ हमारा मैच कर रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली दिया है यहाँ पर कि ऑफन द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेक और सिमिलर कमेमोरेटिव टोकन, हाउएवर वेल मीन। इसमें डायरेक्टली यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सच गिफ्ट्स आर डिस्टाइंड और गैदर डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर्स। मतलब क्या होता है कि जो जनरल तरीके से अगर कोई हमें गिफ्ट्स देता है ना, तो उस गिफ्ट्स को हम करते क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, हम कैसे क्या करते हैं, उस गिफ्ट्स का मतलब क्या रह जाता है। ही यूजेस देम इफ ही नीड्स देम। क्या किसी को ज़रूरत होता है तो इसे प्रयोग में लाता है। हालांकि ऐसी कुछ बात हुई नहीं है। इसमें डायरेक्टली बात किया हुआ है फॉरगॉटन के सेंस में। अब नेक्स्ट है ही गिव्स देम अवे एज अ गिफ्ट टू अदर्स। किसी दूसरे को यही गिफ्ट दे देता है, ऐसा भी नहीं है। दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। हाँ, ये देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पैसेज के लाइन में मिला है फॉरगॉटन का सेंस, तो आपको यही समझना है कि क्वेश्चन जो आपका ये है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दे आर पुट अवे एंड फॉरगॉटन। देखिए, जनरल तरीके पे ना, किसी भी तरीके का अगर हम गिफ्ट्स पाते हैं ना, उस गिफ्ट्स को लेकर और हम उसे मतलब ले लेते हैं और कहीं कोने में रख के और हम इसे भूल जाते हैं। मतलब जिस तरीके से देखिए, जो पैसेज में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना 128, इसका आंसर आप अपने बिहाफ से नहीं देने वाले हैं। ये आंसर आपको इस पैसेज के बिहाफ पे होना चाहिए, पैसेज के संदर्भ में होना चाहिए, पैसेज के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। आप अपने से कुछ आंसर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पैसेज में एक शब्द जो था फॉरगॉटन, इसका यूज हुआ है और इसीलिए इस फॉरगॉटन के सेंस में आपको आया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, आपका करेक्ट आंसर होगा 121 के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 122, और 122 में क्या बोला है, डायरेक्टली देखते हैं हम। दिया है कि द गिफ्ट रिसीव्ड बाय राइटर वॉज, यानी कि जो गिफ्ट राइटर को मिला था ना, वो गिफ्ट क्या था। अब इसको हम थोड़ा समझ रहे हैं। जो गिफ्ट मिला है राइटर को, वो गिफ्ट क्या था। अब डायरेक्टली देखेंगे, सबसे पहली बार जो
दिया है कि द अदर डे, मतलब उसने ग्रेटिफाइंग गिफ्ट पाया था और इसने क्या पाया था, आई वॉज गिवन अ ट्री, यानी कि उसे गिफ्ट की तरह कौन सा चीज़ मिला था यहाँ पर, ट्री यानी कि पेड़। अब जो ये पेड़ है ना, अब इसी चीज़ के बारे में बोला था। 22 नंबर क्वेश्चन है 122 कि गिफ्ट रिसीव बाय द राइटर, राइटर के द्वारा रिसीव किया हुआ वो मतलब गिफ्ट क्या था। पहला है कि मार्केटिंग एक्सरसाइज, ये तो गलत है। 2 नंबर है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यस ये सही है, यानी कि 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। जो यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बोला है कि आई वॉज गिवन ए ट्री, मुझे एक ट्री दिया गया था गिफ्ट की तरह, ये 2 नंबर सही है। फिर भी हम देखते हैं। 3rd नंबर बोला है कि वेरी एक्सपेंसिव, अच्छा एक्सपेंसिव की यहाँ पर बात नहीं हुई है। गैदरिंग डस्ट इन कॉर्नर, अच्छा गैदरिंग ये तो किसी मतलब कंट्रास्ट व्यूज में देता है कि कॉर्नर में हम इसे दबा के रख देते हैं और फॉरगॉटन भूल जाते हैं। ये बात पूछा है कि राइटर को जो गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट क्या था, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, क्योंकि वो ट्री था और ट्री एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, नेक्स्ट 123 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब डायरेक्टली देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट व्हेन यू रिसीव और सेट और कुर्ता एज अ गिफ्ट, यानी कि डायरेक्टली आपसे सवाल किया है कि कभी भी जब आपको एक गिफ्ट मिलता है यानी कि शर्ट और कुर्ता, तो इसके बारे में बहुत काफ़ी आप केयर क्यों नहीं करते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन जिसमें नॉट और एक्सेप्ट लगा हुआ हो ना, तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत काफ़ी अलर्ट और सावधान होने की ज़रूरत है आपको। अब इसमें यह बोला है कि शर्ट और कुर्ता जब आपको गिफ्ट मिलते हैं तो उतने बहुत काफ़ी केयर मतलब इसके लिए केयर क्यों नहीं करते हैं आप इतना। अब देखिए इस डायरेक्टली हम शर्ट और कुर्ता जहाँ पर गिफ्ट्स की बात हुई है उसके बारे में हम थोड़ा सा डायरेक्टली हम इसको देखने वाले हैं कि कहाँ पे इसका मतलब इसको डिस्कस किया गया है। देखिए सबसे लास्ट पैरा में देखेंगे आप कि दिया है कि आफ्टर शर्ट और कुर्ता अनदर बोतल ऑफ सेंट और मतलब आफ्टर सेव अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स और अरे अनदर एनी अदर, मतलब डायरेक्टली जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से ना कि व्हाट डू यू गिव टू द पीपल फ्रेंड्स रिलेटिव्स स्पाउसेस चिल्ड्रन पेरेंट्स एम्प्लॉयज क्लाइंट्स वेल विशर्स हु हैव मोर और लेस एवरीथिंग, यानी कि जो भी कुछ आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, चिल्ड्रन को, स्पाउसेस को, एम्प्लॉयज़ को, पेरेंट्स को, कुछ भी चीज़ें किसी को भी अगर वैसी कोई भी चीज़ अगर गिफ्ट्स देते हैं शर्ट और कुर्ता की तरह, तो ये शर्ट और कुर्ता की तरह जो देते हैं ना, तो यूँ उनके पास में कॉमनली कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा ऐसे गिफ्ट्स मतलब पहले से ऑलरेडी ऐसे सामान होते हैं उनके पास में, एंड दैट्स वाई इसमें डायरेक्ट बोला है 123 में कि जब शर्ट और कुर्ता जब रिसीव करते हैं तो मतलब इसको ज़्यादा केयर क्यों नहीं कर पाते हैं, निगेटिव सेंस में है। अब देखिए द गिवर हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि देने वालों को बहुत काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, ऐसा तो नहीं है। यू ऑलरेडी हैव सो मेनी ऑफ देम, यस। अब ये 2 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे ना, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा कि कोई भी आपको शर्ट और कुर्ता गिफ्ट की तरह देता है तो आप उसके बारे में बहुत काफ़ी केयर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहले से ही आपके पास में बहुत काफ़ी वैसे गिफ्ट नहीं तो ऐसे कैजुअली आपके द्वारा यूज़ किए गए आपके अपने शर्ट और कुर्ता बहुत काफ़ी अधिक होते हैं और इसीलिए इसके बारे में उतने आप केयर नहीं कर पाते हैं। यानी कि 123 का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 124। अब 124 जो क्वेश्चन है बोला है कि द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स, एक वर्ड जो है आपका ग्रेटिफाइंग का मतलब होता क्या है, जिसमें राइटर बोला है कि आई वॉज गिवन अ ग्रेटिफाइंग गिफ्ट, मुझे संतोषजनक एक गिफ्ट मिला। लीजिए मैंने बता भी दिया ग्रेटिफाइंग का मतलब क्या होता है। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग, यानी कि ग्रेटिफाइंग मतलब होता है संतुष्ट करना, किसी को कन्विंस करना, परसुएडेड के सेंस में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है सेटिस्फाइंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेटिफाइंग मीन्स होता है सेटिस्फाइंग यानी कि संतोषजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 125। देखिए 125 क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड डेस्टाइंड मीन्स, डेस्टाइंड का मतलब क्या होता है। आप जैसे विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा एक कथन है, स्टेटमेंट है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी कि कैरेक्टर ही सौभाग्य होता है। यानी कि डेस्टाइंड का रियल सेंस लक के सेंस में होता है, फॉर्चून के सेंस में होता है। और लक के लिए एक और वर्ड यूज होता है इसमें जो कि फेड है, फेट नहीं सॉरी फेटेड,
यानी कि फेट मतलब सौभाग्य होता है, फेटेड मतलब सौभाग्यशाली होना, यानी कि लक्की होना, फॉर्चुनेट होना। यानी कि डेस्टाइंड का रियल सेंस होता है फेटेड के सेंस में, डिसाइडेड नहीं होगा, डिक्लाइंड नहीं होगा, डिपार्टेड भी नहीं होगा, फेटेड यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि नेम द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज। यानी कि नीचे दिए हुए जो क्लॉज है ना, इसमें जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड हैं आपके बीच, इनका जो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या है इसको आपको बताने की जरूरत है। यानी कि विच जो सेंटेंस क्लॉजेज में यूज हुआ है कि विच इज वाई आई वॉज एग्रीबली सरप्राइज्ड, इसमें जो विच है ना जो अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के अकॉर्डिंग ये कौन सा पार्ट है। तो देखिए, जब भी कभी किसी WH वर्ड क्वेश्चन के बाद में, यानी कि WH क्वेश्चन हु व्हिच व्हाट व्हेन वेयर ये सब जो होते हैं WH वर्ड, अगर इनके जस्ट बाद में अगर कोई वर्ब आया हो, वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो उस समय जो ये जो WH वर्ड होते हैं ना ये प्रोनाउन का काम करते हैं, वो भी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव के बारे में नहीं जानना है आपको। अगर हु विच व्हाट व्हेन वेयर के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आया हो ना तो वहाँ पर ये जो WH वर्ड होते हैं ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और इसीलिए 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ना इस पैसेज से कोई नहीं मतलब है, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन कुछ दूसरे सेंस में दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 127 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर इन इट। यानी कि वैसे पार्ट को ढूंढिए जिसमें आप मतलब गलती है, यानी कि कॉमन एरर के बेसिस स्पॉटिंग एरर है, इसमें स्पॉटिंग एरर को मतलब क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर दिया है कि योर क्लेम आउट टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल। यानी कि अब सेंटेंस जो होता है ना बिल्कुल एक ही होता है, अब इसी चारों में से किसी पार्ट में गलती है और उसी को आपको फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे शुरू में हम देख सकते हैं योर क्लेम, यानी कि आपका जो दावा है ना, आउट टू सक्सीड, आपका दावा सफल हो सकता है यानी कि कामयाब हो सकता है जो आप दावा कर रहे हैं। इन दैट केस, हाँ अब यहाँ पर देखिएगा एक जो हम कह सकते हैं कि कनेक्टर कंजंक्शन जिसे हम कहेंगे, अब जो यहाँ पर इन दैट केस है, यहाँ पर दैट का कोई सेंस होना ही नहीं चाहिए, दैट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यानी कि जो आता है मतलब क्या बोलते हैं जिसे, इसे कनेक्टर के सेंस में हम बात कर सकते हैं इन केस, यानी कि अगर के सेंस में। ठीक है, तो योर क्लेम आउट टू सक्सीड इन केस यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि बी पार्ट में गलती है। द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल, यानी कि डैमेजेस एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत पार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के लिए यहाँ पर नीचे दिया है 1 2 में। अब यहाँ पर देखिए बी करके गलत मत हो जाएगा, वहीं पर रुक मत जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको 1 2 3 4 में ढूंढना है, तो 2 नंबर ऑप्शन पे ही बी नंबर को दर्शाया गया है, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 2 नंबर में ही कुछ गलती है। इन दैट केस नहीं होना चाहिए, इन केस होना चाहिए। इन केस का मतलब होता है अगर, जैसे टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, यानी कि अम्ब्रेला ले लो, छाता ले लो, इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो। इन केस का अर्थ अगर के सेंस में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है कि द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन, यानी कि राइटर जो था बहुत काफ़ी थ्रिल्ड था, बहुत काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया था, शॉक्ड हो गया था जब उसे दिया गया था गिफ्ट। क्या दिया गया था उसे? अब गिफ्ट तो ट्री दिया गया था, लेकिन उससे बढ़कर आपको इसमें फलक दिया गया था जिसको हम प्लेग कहेंगे। इसमें जो ऑप्शन आपको दिया है प्लेग, यानी कि जिसे फलक कहते हैं, फलक दिया गया था। ठीक है, अब हम आके देखते हैं जो 129 नंबर क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम देख रहे हैं कि सेकंड जो पैसेज आपका, 2 पैसेज जैसे कि आता है सीटेट में, तो दूसरा पैसेज है ये। दिया है डायरेक्शन क्रिएट द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि पैसेज पढ़ने के लिए बोल रहा है और 129 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको पूरा करने हैं, इसके बारे में बोला हुआ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख रहे हैं कि वो मतलब पैसेज किस चीज़ के बारे में है। दिया कि विथ मोर देन 3000 लैंग्वेजेस करेंटली स्पोकन, यानी कि पूरी दुनिया में ना करीब करीब 3000 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो बोले जाते हैं, लेकिन सबसे इंग्लिश अनडाउटेडली इज़ द रिचेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ, मतलब रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। 3000 लैंग्वेजेस में से पूरी दुनिया में से सबसे समृद्ध लैंग्वेज इंग्लिश को माना गया है कि इंग्लिश एक रिचेस्ट लैंग्वेज है सभी लैंग्वेजेस में।
द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है ना, लिस्ट अबाउट 500,000 वर्ड्स, यानी कि 500,000 वर्ड्स उसमें है, ऑफ विच only 2 lakhs are frequently used, and this is because the balance 3 lakhs words are technically and not found in ordinary dictionaries. यानी कि करीब करीब 500,000 जो वर्ड्स हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जिसमें 2 lakhs जो है ना वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, 3 lakhs उसमें टेक्निकल और मतलब यूज़ नहीं, ऑर्डिनरी डिक्शनरी में नहीं पाए जाते हैं। यही कारण होता है ना कि इस लैंग्वेज में ना बहुत काफ़ी वर्ड्स नहीं यूज पाते हैं। और इंग्लिश के बाद में एक चाइनीज़ लैंग्वेज है, जिस चाइनीज़ लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के बाद में दूसरे स्थान पे मंडारिन लैंग्वेज है, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज है। ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है जिसको आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है अभी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है इस पैसेज में। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग इनके जेनेसिस के बारे में बात बोला है, लेकिन इससे थोड़ा सा हम एक चीज़ और हम समझने वाले हैं डायरेक्टली। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको हम थोड़ा सा ये कर ले हैं। देखिए, जो मॉडर्न तरीके से देखा गया कि मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैज़ अ वोकेबुलरी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000 वर्ड्स, यानी कि 10 से 15,000 वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं किसी नॉवेलिस्ट के द्वारा। और पता है मतलब डेली कन्वर्सेशन में ना ये डायरेक्टली इसमें यूज़ किया हुआ है, यह है कि अबाउट वी नॉर्मली हैव अ वोकेबुलरी ऑफ अबाउट 10,000 वर्ड्स, यानी कि हमारे पास में 10,000 वर्ड्स को हम आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसमें से ओनली 5,000 वर्ड्स आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, जिसमें 5,000 वर्ड ही एक दूसरे से कन्वे हो पाते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि हम वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एक ही वर्ड को बार बार हम रिपीट करते रहते हैं और इसीलिए ऐसा हो पाता है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पैसेज पे बहुत काफ़ी समय हम नहीं लगाते हैं, पहले क्वेश्चन को देखा जाता है। पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा ना तो डायरेक्टली आपको टच करेगा, डायरेक्ट आप पैसेज को सर्च कीजिएगा। इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज, अब देखिए क्वेश्चन भी उससे रिलेट किया हुआ है। क्वेश्चन आपका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि अपने रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में ना बातचीत करने में हम बहुत काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत काफ़ी कम वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ऐसा क्यों है? मतलब बहुत कम शब्दों को हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में, ऐसा क्यों? पहला बोला है कि आवर वोकेबुलरी अनलिमिटेड, क्योंकि हमारी वोकेबुलरी अनलिमिटेड है। हालांकि अनलिमिटेड अगर होता तो हम ऐसा क्यों करते? सेकंड है कि वी आर नॉट अ जीनियस, लाइक अब शेक्सपियर की तरह जीनियस नहीं है, ऐसा थोड़ी ना बात किया गया है। एवरीबडी इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड, मतलब हाईली एजुकेटेड कोई नहीं है, ऐसा भी थोड़ी है। जो लास्ट पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा है, एक जो सेंटेंस स्टेटमेंट था कि वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आपको याद होगा कि हमारे पास में बहुत कम शब्द ही, हम लिमिटेड नंबर ही अपने डेली कन्वर्सेशन में हम बातचीत कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। इसका कारण होता है कि एक ही तरह के वर्ड को ना हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए रिपीट करते हैं एक ही बात को, डायरेक्टली देखिएगा इसमें पैसेज में सबसे लास्ट में जो पैरा जो दिया है इसमें दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है कि वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इसका कारण होता है कि बहुत काफ़ी रिपीट करते हैं एक ही शब्द को। नेक्स्ट हम देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चंस को। 130 में बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं ना, तो नॉर्मल तरीके से कितने वर्ड्स उनको यूज़ करने होते हैं। तो देखिए जो नॉवेलिस्ट यानी कि जो नॉवेल लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये करीब करीब 10 to 15,000 वर्ड्स को यूज़ किया करते हैं, लेकिन हम रेगुलर लाइफ में अपने 15,000 वर्ड्स को ही हम यूज़ कर पाते हैं। इसका कारण है क्योंकि कुछ लिमिटेड जो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है जिसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वर्ड को रिपीट करने लगते हैं ना, रिपीट करते हैं बार बार। अब देखिए जैसे कि रिपीट करने के सेंस में अगर बात करें तो इंग्लिश में आज तक की सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो वर्ड है वो है द, जिसे दी भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इस वर्ड को यूज़ बहुत काफ़ी करते हैं, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 5,000 वर्ड्स को ही हम कन्वर्सेशन में हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं अपने वर्ड्स को। नेक्स्ट 131 जो क्वेश्चन है दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। दिया है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड कौन सा है,
यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड कौन सा है? तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 2 नंबर ऑप्शन जो है द, यानी कि द THE जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। ये इस वर्ड को रिपीट बहुत काफ़ी बार किया जाता है, एक ही पर्सन के द्वारा एक ही स्पीच में ना हजारों बार, यानी कि सैकड़ों बार मतलब इसे यूज़ किया जाता है। अपनी डेली लाइफ में द को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है 132 दिया है कि द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल। हाँ, एक वर्ड जो दिया है रिमार्केबल, हालांकि पैसेज से लिया गया है, लेकिन जो ये वर्ड है ना, हालांकि जो क्वेश्चन 132 है पैसेज के कंटेक्स्ट में ये सवाल नहीं है, आपके खुद जो प्रीवियस नॉलेज है ना, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नॉलेज है, उसको टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जिसे हम साइनोनिम वर्ड बोल सकते हैं। अब देखिए, रिमार्केबल का अर्थ होता है, रिमार्केबल का मतलब होता है कि यानी कि जो कॉमन नहीं होंगे, जो बहुत काफ़ी एक अद्भुत होते हैं, बहुत काफ़ी एक क्या बोलते हैं रिमार्केबली, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो सरप्राइजिंग फैक्ट होते हैं उनके सेंस में होता है। और रिमार्केबल के समान अर्थ वाले एक वर्ड है यहाँ पर स्टोनिशिंग। स्टोनिशिंग मतलब होता है आश्चर्य मतलब करने वाले, रिमार्केबल उसको हम कहते हैं। रिमेडियल नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं करना है, रिमेन नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं होगा। 132 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अब देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी। एक वर्ड है यहाँ पर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के एक मतलब एक्स के अपोजिट, हाँ समझिएगा, ऑर्डिनरी जो वर्ड है ना, इस ऑर्डिनरी के जस्ट अपोजिट वर्ड को आपको ढूंढना है। यूजुअल का मतलब होता है साधारण के ही सेंस में, सिंपल के सेंस में। कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल होता है, तो जटिल और डिफिकल्ट का सेंस तो कोई है नहीं यहाँ पर, आपको अपोजिट मीनिंग बोलना है इसमें। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, सिंपल, इसके जस्ट अपोजिट। अब इसमें थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिया है स्पेशल, तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल एक ऐसा वर्ड है जो ऑर्डिनरी के जस्ट बियॉन्ड में है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। ऑर्डिनरी पीपल है मतलब साधारण लोग हैं। स्पेशल गेस्ट यानी कि कुछ खास गेस्ट हैं। स्पेशल एक पॉजिटिव सेंस में, सॉरी अपोजिट सेंस में जा रहा है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। लायबल मतलब होता है विश्वास करने योग्य, ये भी सही नहीं है। 134 जो क्वेश्चन है आपका दिया है कि विच पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो आपका जो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है एवर, ये पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। अब देखिए एवर क्या है। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, क्या आपने कभी उससे खोजने का प्रयास आपने किया कभी। जो एवर वर्ड है ना, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जहाँ तक देख सकते हैं कि जो एवर है किसी वर्ब जो कि ट्राई है, ट्राई को इम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि उसको दबाव दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। एंड दैट्स वाई जो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है ना, हम उसे एडवर्ब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज, इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। ऐसा तो समझते हैं कि इंग्लिश को ही लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, माने वैश्विक भाषा, पूरे विश्व की भाषा है ये। अच्छा, लिंगुआ फ्रैंका से आपको याद है कि इंग्लिश, सॉरी, इस चैनल का नाम, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी, यानी कि वैश्विक भाषा का जो एकेडमी है, पढ़ने की जो स्थान है। और अगर आपको अच्छा मतलब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम देखेंगे। 135 बोला है कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश है। क्यों, मतलब क्योंकि, अब देखिए क्यों है ऐसा। अब थोड़ा पैसेज में एक बार मूव हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या बोला है, पैसेज में क्या है। तो पैसेज में सबसे पहले सबसे टॉप में आप देख सकते हैं कि इसका जिक्र हुआ है, जैसे पैसेज पढ़ते हुए आपको डिस्कस किया गया था कि इंग्लिश अनडाउटेबली इज अमॉन्गस्ट द रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि एक वर्ड इसमें आया है रिचेस्ट, यानी कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि ये सबसे समृद्ध भाषा है, यानी कि रिचेस्ट भाषा है। हम कह सकते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को आप देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा है। हाँ देखिए, तो यस 135 में आपका ऑप्शन दिया भी है इसमें,
अब इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि इंग्लिश एक समृद्ध भाषा है। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने इसको इंग्लिश को लिखा था इसीलिए, या ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब अलग अलग लैंग्वेज इसने वर्ड दिया है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत काफ़ी लाखों करोड़ों शब्द हैं इसीलिए, नहीं। सबसे समृद्ध भाषा है और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 136 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा पेडागोजिकल सेंस में हम देखने वाले हैं। जो 136 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन। हालांकि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है ना, जो लगातार हमें असेसमेंट आंकलन जो करनी होती है, उसका फोकस क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट नहीं होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था ना, इसका एक पर्पस होता था कि इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। हम ये कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था ना, जो होता है लगातार जो असेसमेंट होता है, आंकलन होता है, बच्चों का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है, इसका पर्पस क्या होता है? इनफॉर्मल वे डील करना, और जो कम्बिनेशन रखना फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों सेक्शन में। फॉर्मेटिव आपको बताता है कि आप कितनी आपकी परफॉर्मेंस कितनी तक है, समेटिव आपके क्वालिटी और डिग्री को बताता है। यानी कि इसका कम्बिनेशन होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट। आउटकम है अचीवमेंट बेस्ड, मतलब आउटकम की बात नहीं होती है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि प्री रीडिंग एक्टिविटी, जो पूर्व रीडिंग जो है ना, पूर्व पठन जो कौशल है, ये एक्टिविटी जो क्लास में होता है, क्या होता है ये? क्या कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विथ व्हाट शी लर्न्स इन रीडिंग टेक्स्ट? हाँ, कहने की तो बात सही है कि प्रीवियस रीडिंग ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि प्रीवियस रीडिंग से क्या होता है ना कि जो लर्नर जो है कनेक्ट कर जाते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, और जो भी क्लास में वो सीखते हैं टेक्स्ट को। बात तो सही लग रहा है, फिर भी हम आगे देखते हैं। कनेक्ट लर्नर्स विथ वन अनदर, अच्छा एक दूसरे से कनेक्ट कर जाए। अच्छा, प्री रीडिंग से कनेक्ट करना थोड़ी ना है एक दूसरे से, और वो भी पर्सन से, स्टूडेंट से कनेक्ट करने की थोड़ी बात हो रही है। इनेबल लर्नर्स टू नो अबाउट द स्टोरी विच दे वुड रीड अबाउट, अच्छा जो कहानी आगे पढ़ने वाले हैं उससे इनेबल करने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, 1 नंबर जो है सबसे ज़्यादा बेटर है ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे मतलब क्रूशियल पॉइंट है कि प्री रीडिंग इसलिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने प्रीवियस नॉलेज को हम ना, जो टेक्स्ट पढ़ाई होता है क्लास में, उससे हम रिलेट कर पाते हैं, और इसीलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कि पेडागोजिकल ग्रामर इज, पेडागोजिकल ग्रामर क्या होता है? शिक्षा शास्त्रीय व्याकरण क्या होता है? क्या ग्रामर ऑफ पेडागोजी मतलब ग्रामर का शिक्षण शास्त्र? ऐसा नहीं। ग्रामर ऑफ टीचर्स नहीं है। ग्रामर इन टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद द रियल लाइफ कंटेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा कि जहाँ भी कभी अगर लैंग्वेज को सीखने के क्रम में अगर कभी भी अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेना हम शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ पर कभी भी देखिएगा तो आंसर पार्ट वही हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विथ रियल लाइफ कंटेक्स्ट, और जब भी हमारे किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर हमें ढूंढना होता है, और जब भी रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ जो फैक्ट्स सिचुएशंस के बारे में बात करता है ना, तो करीब करीब आंसर वही होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है जो रियल लाइफ एग्जांपल को दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन वाला कि व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज, ये जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ड्स किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि द, ऑफ, एंड, एट, टू, दैट, इट, बट। अब देखिए ये सारे वर्ड्स किस वर्ड से नाम से जाने जाते हैं? क्या ये साइट वर्ड्स हैं? यस। फॉर्म वर्ड्स हैं, यूज वर्ड्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए ये जो तीन है ना, इन तीनों को हम अलग हटा सकते हैं। देखिए पहला जो है आपका साइट वर्ड्स, ये जो वर्ड्स आपको ऊपर दिए गए हैं ये साइट वर्ड्स हैं। अब सर साइट वर्ड्स होते क्या हैं? तो जनरल तरीके से देखा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना बुक को पढ़ते समय हर किसी पेज पर हर बार हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं ना, उस वर्ड्स को हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, उस वर्ड्स को ग्लेयर मतलब बहुत काफ़ी घूरने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत काफ़ी टच करने की, देखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो रेगुलर पैटर्न पे वो मिलते रहते हैं, उसे हम साइट वर्ड्स कहते हैं। यानी कि रेगुलर जो वर्ड्स मिलते रहते हैं उसे हम साइट वर्ड्स कहते हैं।
ये सारे साइड वर्ड्स हैं। 140 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर जो है ना अपनी 8वीं कक्षा के बच्चों को एक पजल देती हैं एंड आस्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट। हाँ देखिए, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी नोन एज। देखिए इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एक टीचर अपने 8वीं कक्षा के छात्रों को एक पजल देती हैं और बोलती हैं कि बोलकर तुम इसे सॉल्व करो, यानी कि पजल जो है आपको प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं करना है, आप इसे बोलकर इस पजल को पूरा करना है। तो जब हम बोलकर पूरा करते हैं तो स्पीकिंग अलाउड यानी कि बहुत काफ़ी चिल्लाकर बोलना ये तो होगा नहीं। हाँ, ये दो सेकेंड नंबर है थिंकिंग अलाउड प्रोटोकॉल, ये सही होगा। यानी कि जब भी किसी पजल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम सोचते हैं और सोच के इसके बाद में हम इस सोचने वाले प्रोटोकॉल को पूरा करके हम पूरा करते हैं। लिसनिंग नहीं होगा, पिक्चर रीडिंग नहीं होगा, पिक्चर नहीं दिखा जा रहा है कोई, आपको पजल दिया गया, सिर्फ बोलकर उसे पजल को पूरा करना है, सॉल्व करना है। जैसे कुछ भी दिया जा सकता है आपको। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत इन इंडिया टुडे इज। संस्कृत जो है आज के डेट में इंडिया में क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये सेकेंड नंबर क्या है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। हाँ, ये कह सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज तो है संस्कृत। फिर भी देख लेते हैं, रिलीजियस लैंग्वेज नहीं मानेंगे हम। रिलीजियस लैंग्वेज किसी को नहीं मान सकते, हिंदू लैंग्वेज नहीं मान सकते। हाँ, 2 नंबर जो है ना ऑप्शन सबसे बेटर है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। जो संस्कृत है ना इंडिया में आज के डेट में आपके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज की तरह जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके करेक्ट है। 142 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड क्लाइम टू द क्लास। मतलब एक शिक्षक है, 7th क्लास के बच्चों को बोला जाता है कि शॉर्ट स्टोरी को तुम पढ़ना और क्लास में आ जाओ। सी आस्क्ड देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी इन द ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास। व्हाट इज द रीडिंग नोन एज। टीचर बोलती हैं 7th क्लास के बच्चों को कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ के आना और इसके बाद में आकर डिस्कस करो, उसके मेजर पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस करो क्लास में, और पूरी क्लास को, एक होल क्लास को थोड़ा सा प्रेजेंट करो इसे ग्रुप्स में। अब ऐसे हम रीडिंग को हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ऐसे रीडिंग को क्या कहते हैं? देखिए, जब डिस्कस करना है और बाकी स्टोरी को पढ़ना है, इसके बाद में रीडिंग मतलब इससे ये करना है, हम इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर में रखेंगे। एक्सटेंसिव इसलिए, देखिए इंटेंसिव में क्या होता है ना कि हम बहुत काफ़ी चीज़ों को गहन करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग में वो होता है हम पढ़े और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। हम किसी पर्पस से नहीं पढ़ने वाले हैं और ना ही किसी सोचावट के लिए पढ़ने वाले हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग है ये, हम पढ़े और उसको हमने प्रेजेंट कर दिया। 133 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ डैश। अब देखिए, इंग्लिश जो है ये निगेटिव है, ये समझिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि निगेटिव। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज, इंग्लिश अपना स्थान नहीं पा सका है। किस तरीके से? फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। हाँ, ये बात तो सही है कि अंग्रेजी हमारे स्कूल के करिकुलम में फर्स्ट लैंग्वेज की तरह नहीं माना गया है। सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल, हाँ ये सेकेंड लैंग्वेज तो माना गया है, हर किसी स्कूल में माना गया है कि सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाएगा। थर्ड लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है हिंदी मीडियम स्कूल में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ किसी पेपर को दीजिएगा तो इंग्लिश में उसका इंस्ट्रक्शन मतलब होता है। अब ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। सेकेंड लैंग्वेज भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं थर्ड लैंग्वेज भी है, और ये इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज भी है। लेकिन हाँ, चूंकि पूछा निगेटिव है कि इंग्लिश क्या चीज़ अपना कौन सा स्थान नहीं पा सका है, तो स्थान कौन सा कि अब तक किसी स्कूल कॉलेजेस में इसका फर्स्ट लैंग्वेज की तरह मान्यता नहीं मिला हुआ है कि सिर्फ इंग्लिश ही उसमें बोलना है, हिंदी का कोई उसमें है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा अब तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बटन ऑफ प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू, यानी कि बटम अप क्या होता है? अच्छा, बटम अप जो इम्पोर्टेंट जो ये है ना, इसको समझने की थोड़ा ज़रूरत है। बटम का मतलब होता है यानी कि सबसे डाउनवर्ड, यानी कि सबसे निचला स्थान, अप मतलब ऊपर।
जब नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे ना तो उसे बॉटम अप कहते हैं। सपोजिंग अगर हम कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट के बाद में हम वर्ड को सीखते हैं, वर्ड के बाद में हम फ्रेज को सीखते हैं, फ्रेज के बाद में हम क्लॉज को सीखते हैं, क्लॉज के बाद में हम सेंटेंस को सीखते हैं, सेंटेंस के बाद में हम पैराग्राफ को सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट छोटा था, उससे बड़ा कुछ वर्ड हुआ, फ्रेज हुआ, क्लॉज हुआ, सेंटेंस हुआ, तब पैराग्राफ हुआ, स्टोरी बना, स्टोरी बना। अब जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना, इसी प्रोसेस को हम बटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। अब बटम अप प्रोसेस में सवाल आपको क्या पूछा है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या पूछा है कि बटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू, ये क्या किस लिए होता है। देखिए, पहला है कि डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड्स टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस एंड ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। हाँ, ये तो बात सही कर रहा है कि सबसे पहले वर्ड में डिकोड करना, तब जाके फ्रेज, क्लॉज, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, फिर सेंटेंसेस। 2 नंबर, फिर भी 2 नंबर को देखते हैं। डिकोड द ओवरऑल मैसेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड मूव डाउन। अब देखिए, मूव डाउन करने की बात कर रहा है, यानी कि ऊपर डिस्कोर्स, यानी कि एक स्टोरी से लेकर एक छोटे छोटे यूनिट्स में बांट तोड़ना। ये तो कर रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर आना, ये तो गलत हो जाएगा ना। इनकोड ऑल द साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर टू लिसनर, अच्छा ऐसा नहीं है। मल्टीपल वेज टू मल्टीपल वेज नहीं है, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है वही आपका सही है, क्योंकि सबसे पहले वर्ड में, फ्रेज में, क्लॉजेस, सेंटेंस, ऐसे मतलब ये करने की बात हो रही है, डिकोड करनी, तो इसे हम बटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 145 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नोन एज इन रीडिंग। रीडिंग में ये मतलब स्ट्रेटेजी किस नाम से जाना जाता है कि टेक्स्ट इन रीड इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट एंड ओवरऑल सेंस ऑफ टेक्स्ट। यानी कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी स्टोरी के ओवरऑल सेंस को अगर हम पकड़ने के लिए अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग। स्कैनिंग नहीं होता भाई, स्कैनिंग इसलिए होता है कि जब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना तो बारीकी से किसी पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ को हमें स्कैन करना होता है। किसी पॉइंट को पढ़ना है, किसी स्टोरी को पढ़ना, तो किसी स्पेशल पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं तो स्कैनिंग होता है। समराइजिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो सेंस है, ओवरऑल थीम ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। स्किमिंग होता है कि हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, स्कैफोल्डिंग नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर जो 2 है वही आपका सही है, समराइजिंग ही सही होगा, क्योंकि ओवरऑल सेंसेस आपको पढ़ना है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 क्लास के लर्नर्स से बोलती हैं टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड, अब देखिए हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। यानी कि हिस्ट्री के बुक को टच करने की बात कर रही हैं और बोलती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब राइटिंग ऐसे लिखने के लिए बोल रही हैं। इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एंड सोशल। अच्छा, लैंग्वेज और सोशल साइंस ऐसा तो कोई पार्ट है नहीं लैंग्वेज को सीखने का। हाँ, लैंग्वेज एंड अक्रॉस करिकुलम ये तो है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम ये कब यूज़ में आता है कि जब एक लैंग्वेज को सीखते समय ना, एक सब्जेक्ट को सीखते समय जब 2-3 सब्जेक्ट को हम टच कर लेते हैं ना, तो उसे हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करने में, इस टॉपिक को पूरा करने में 2-3 सब्जेक्ट को अगर हमें टच करना पड़ रहा है तो उसी को हम कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। नेक्स्ट हम देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ सोर्स रिसोर्स मीन्स, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म किस तरीके का रिसोर्स है। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत काफ़ी लैंग्वेज सीखने का स्कूल में, ऐसा तो मतलब ठीक है, बट देखते हैं आगे। यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज द स्ट्रेटेजी इन स्कूल, हाँ ये बात तो सही है। टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, हाँ। प्रोमोटिंग ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू कंटेंट लर्निंग, किसी लैंग्वेज को प्रमोट करना उसके कंटेंट लर्निंग से। अब देखिए, जो 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये आपको करेक्ट दिखेगा, आपको अच्छा लग रहा है कि यूजे लैंग्वेज को यूज़ करना ऑफ लर्नर्स एज अ स्टडी इन स्कूल, यानी कि क्लास में बैठे मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स माना जाता है वैसे क्लासेस के लिए कि एक क्लास में अगर अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सोसाइटी के अगर बच्चे बैठे हैं ना, हर किसी के पास में नेटिव लैंग्वेज अलग होते हैं। किसी के पास हिंदी होते हैं, भोजपुरी होते हैं, बंगला होते हैं, उड़िया होते हैं, तेलुगु होते हैं, तमिल होते हैं, सारे के अपने अपने लैंग्वेज अलग अलग हैं।
अगर उस क्लास में ना हर किसी बच्चों को अलाउड है कि अपने अपने लैंग्वेजेस में वो सवाल कर सकता है, तो इसी को बढ़ावा देना, इसे हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसी के सेंस में देख सकते हैं कि लर्नर्स को उन सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करने को अलाउ करना, इसी को हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम 148 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 148 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम समझते हैं इसको कि मैच द टाइप ऑफ राइटिंग विद देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। अच्छा दिया है पर्सनल राइटिंग। अच्छा पर्सनल राइटिंग में क्या आपका आता है? हाँ, ये कह सकते हैं कि पर्सनल राइटिंग हमारा डायरी होता है। स्टडी राइटिंग, पढ़ाई करते हैं और इसके बाद में जो राइटिंग थे वो तो सिनॉप्सिस, संक्षेपण होता है। पढ़ाई करके कोई राइटिंग लिखते हैं तो सिनॉप्सिस होता है। क्रिएटिव राइटिंग, अब हाँ ट्रेवलॉग हम लिख सकते हैं। पब्लिक राइटिंग, हाँ लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी कि ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2, हाँ ए का 2 बी का 3, 3 का 4 एंड 1 का डी का 1। ठीक तो है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा 2 नंबर। अब देखिएगा, फिर से मैच करके देख लीजिएगा, बेहतर है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड एलोकेट्स डिफरेंट थीम्स टू द ग्रुप। यानी कि 4-5 लोगों की क्लास ग्रुप को बांटती है और इसके बाद में अलग अलग उन्हें कार्य दे देती हैं ग्रुप में। द ग्रुप्स हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द थीम्स एंड द राइट रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द क्लास। व्हाट इज एक्टिविटी नोन एज? इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स असाइनमेंट तो दिया नहीं गया है, असाइनमेंट तो कॉमन तरीके से होता है, लेकिन हर किसी को अलग अलग डिफरेंट वर्क्स मिला है, थीम मिला है, डिफरेंट थीम मिला है हर किसी को। राइटिंग वर्क नहीं है, रिसर्च भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ना आपका प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट ही तो है, क्योंकि हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट थीम पे पूरा करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, वर्क दिए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि लिखने के लिए जो प्रोसेस, जो अप्रोच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब लिखना होता है ना, तो सबसे पहले हमें किसी पॉइंट के बारे में सोचना होता है, थिंकिंग करनी होती है। इसके बाद में उसका क्या बोलते हैं, उसका खाका तैयार करते हैं, उसका परफॉर्मा तैयार करते हैं, मतलब आउटलाइनिंग। मन में आइडियाज़ करते हैं, उसके बारे में कुछ हम कहीं से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बाद में हम फाइनल राइटिंग की तरफ जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कि सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड फाइनल राइटिंग। हाँ, ये तो बात सही लग रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए सारे पॉइंट्स को इसको डिस्कस करना, ये तो पॉइंट 1 आपको सही लग रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ही डायरेक्ट राइटिंग करने लगेंगे तब जाके ड्राफ्टिंग होगा, ये तो गलत है। आउटलाइनिंग थोड़ी ना, पहले हम थिंकिंग करेंगे ना। अब इसमें दिया है राइटिंग डायरेक्ट, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है, किसी पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत होती है, थिंक पॉजिटिवली एंड डीपली। 150 का क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 नंबर है 150, इसका आंसर पार्ट आपका 1 नंबर होगा। ठीक है, चलोगे, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए बहुत काफ़ी चीज़ मिला है। तो ऐसा कीजिएगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेज के लिए आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। और जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, स्टेट हुआ, एनवीएस, केबीएस, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ना आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, चलोगे, थैंक यू, दैट्स ऑल।